डियर स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक चैप्टर शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने इसकी प्रकृति, इसका अर्थ, परिभाषा इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। आज मैं आपको शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की बात अगर हम करें तो इसके पहले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक जॉर्ज पेने हैं और समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे हैं। तो बेटा अगर शैक्षिक समाजशास्त्र की अगर हम बात करें कि समाजशास्त्र में अगर हम शिक्षा को जोड़ देते हैं तो और भी हमारा सही ढंग से विकास होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का ही एक अंग या शाखा के रूप में ये उन सामाजिक कारकों का विश्लेषण करता है जो जिनसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो विभिन्न मतलब इस चारों तरफ एक उद्देश्यों का निर्धारण करें और एक न्याय संगत और समावेशी शिक्षा का आकार दें। ये सारी चीज किससे होती है बेटा? ये सारी चीज हमें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हो पाती है। शिक्षा से ही हमें एक नया आकार मिल पाता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों की, जिसमें पहले नंबर में है बेटा जनतंत्रीय विचारधाराओं को समझना। जनतंत्रीय विचारधाराओं को समझना। जनतंत्रीय विचारधाराएं होती क्या है बेटा? इसके पहले जनतंत्र क्या है, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, गणराज्य कहते हैं इत्यादि इसके नाम है। जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष का हो, चाहे वो युवक हो या युवती हो, उसको वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात उसको अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। ये होता है जनतंत्र। अब जनतंत्रीय विचारधाराओं को समझना मतलब जनतंत्र में जो भी शिक्षा से संबंधित नियम कानून इत्यादि बनाए गए हैं, समानता हो गया, भाईचारा हो गया, भ्रातृत्व हो गया, न्याय हो गया, समाजवाद हो गया इत्यादि को समझना और उसके अनुरूप ही हमें अपना ढालने का प्रयास करना चाहिए। ये सब किसके माध्यम से होता है? ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अगले नंबर में आता है बेटा सेकंड नंबर में पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना। पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना। बेटा समय के अनुसार जो भी समय की मांग हो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को परिवर्तित करते रहना चाहिए ताकि छात्रों का विकास सही दिशा में हो सके। तो पाठ्यक्रम को समाज में जो भी व्यवस्थाएं चल रही हो, सांस्कृतिक जैसी भी संस्कृति चल रही हो, जो भी जिस तरह के भी उद्देश्य, सिद्धांत, नियम, कानून, मूल्य इत्यादि हो, उनके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करना चाहिए। ये सब किससे संभव है? ये सारी चीज बेटा पाठ्यक्रम से ही संभव है। अगले नंबर में आता है थर्ड नंबर में समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्यों को समझना। अगले नंबर में आता है कि समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्यों को समझना। समाज भाई हर समय एक जैसी स्थितियां तो रहती नहीं है। हर समय जो होता है
परिवर्तनशील होता है। तो जब जिस समय जो भी नियम सिद्धांत चल रहे हो उसके अनुरूप ही हमें समझना चाहिए। इसके अलावा समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्यों को, शिक्षक जो है बच्चों के स्किल को डेवलप करे, उसके जो शिक्षण कौशल है उनका विकास करे नई नई विधियों के अनुसार, ताकि हमारा देश जो है वो विकसित अवस्था में पहुंच सके। शिक्षक के कार्य बेटा उनके जो मूल्य हैं, उनके जो और भी जो कार्य हैं वो सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वो जो भी नियम सिद्धांत है उनका सही ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं, समय से विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को समझना चाहिए। अगले नंबर में आता है 4th नंबर में सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना। इसके अलावा बेटा सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना। सामाजिक तत्व क्या हो गए, जैसे सांस्कृतिक विविधता हो गई, असमानता हो गई, समानता हो गई, ठीक है, और भी जो भी हमारे समाज में जो भी क्रियाकलाप होता है वो सारे, भाई हमारा समाज कैसे बना है, हमारा समाज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर ही बना है। तभी कहा गया है सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना, कि ये सारे जो प्रभाव हैं वो व्यक्तियों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, अर्थात क्या छाप डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे की प्रणाली बनाने का प्रयास करना। तो ये हो गया 4th नंबर। अब 5th नंबर में आता है विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व। भाई विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व, विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों में हमारा विद्यालय जहां पर है ऐसा तो नहीं वहां पर बाहर शोर हो रहा हो, प्रकाश की व्यवस्था सही ढंग से ना हो, या कोई भी अराजक तत्व उस समय जब भी अध्ययन अध्यापन कार्य होता है उस समय इतना शोर शराबा हो कि अध्यापन कार्य सही ढंग से ना हो पा रहा हो, सही ढंग से हमें अपने मूल्यों के बारे में पता न चल पा रहा हो। तो ये सारी चीजें विद्यालय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिनको या हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें सही ढंग से कार्य चल रहा है कि नहीं, पाठ्यक्रम जो बदला है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। ताकि ध्यान में कैसे रखा जाता है, ध्यान में शिक्षा के माध्यम से ही रखा जाता है। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्यों को समझना। 6 नंबर में आता है सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्यों को समझना, कि जो भी कार्य समाज को प्रगति दे उसके रूप में विद्यालय के कार्यों को समझना। बेटा परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम होता है, शाश्वत होता है, तो विद्यालय में वो सारे कार्य हो रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही, खाली अध्ययन अध्यापन कार्य
ही तो नहीं हो रहा है, उनको पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में भी बताया जा रहा है कि नहीं, ताकि उनको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। उनको खेल के बारे में नॉलेज कराई जा रही है कि नहीं, उनको अन्य क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, उस विद्यालय में सेमिनार हो गए, वर्कशॉप हो गए, उससे संबंधित हो रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीजों, ये जो सारी चीज है वो प्रगति के साधन है, जिससे हमारे जो भी कार्य है उनको प्रगति मतलब कि उन्नति प्राप्त होती है। ये सारे कार्य विद्यालय में हो रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों का पता कैसे पता चलता है, वो हमें शिक्षा के माध्यम से चलता है। समय समय पर टीम का गठन होता है और इन सारी चीजों की जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। बेटा 7 नंबर में है शिक्षा के औपचारिक व शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधन, शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के संबंधों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक प्रवृत्ति को समझना, शिक्षा के औपचारिक व अनौपचारिक साधन के संबंधों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्ति को समझना। बेटा सबसे पहले हमें जानेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक साधन होते क्या हैं। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? बेटा औपचारिक शिक्षा वह होती है जिसका सब कुछ निश्चित होता है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विद्यालय, निश्चित गणवेश, मतलब कि सारी चीजें निश्चित होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा उसका कुछ भी निश्चित नहीं होता, कहीं भी किसी भी समय हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो औपचारिक साधनों के रूप में आपका विद्यालय हो गया और पुस्तकालय हो गया इत्यादि। अनौपचारिक की अगर हम बात करें तो समुदाय हो गया, कुटुंब हो गया, परिवार हो गया, खेल समूह हो गया इत्यादि हो गया अनौपचारिक साधन के रूप में। तो इन औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के संबंधों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्ति को समझना। भाई इनके संबंध में जो भी संस्कृति हो, जो भी कल्चर हो, जो भी रहन सहन हो, रीति रिवाज हो, ये इन सारी चीजों को समझना। और सामाजिक, भाई चूंकि शैक्षिक समाज एक सामाजिक ही प्रक्रिया, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है वो समाज के अंतर्गत होती है, मतलब कि अंतर्व्यक्तिक संबंधों के परिणाम स्वरूप ही ये प्रक्रिया होती है, तो इनको भी समझना। इसके अलावा आर्थिक विकास के रूप में भी इस प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना। तो ये सारे प्रयास किससे संभव है? ये सारे प्रयास शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं। तो बेटा ये थे कुछ मुख्य उद्देश्य शैक्षिक समाजशास्त्र के। पहला, जनतंत्री विचारधाराओं को समझना। दूसरा, पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना। तीसरा, समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्यों को समझना। 4th नंबर था सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना। 5th नंबर में विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व। 6th नंबर में सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्यों को समझना। लास्ट था शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के संबंधों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्ति को समझना। तो बेटा ये थे शिक्षा के उद्देश्य। बेटा अगर हम
किसी भी चीज, कोई चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक कोई भी हो, अगर हम उसके एम्स का निर्धारण नहीं करते हैं तो वो कार्य सही ढंग से सफल नहीं होता है। तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होगा। तो ये थे बेटा शैक्षिक समाज के उद्देश्य। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।